बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत आजिज़ी के साथ अपने इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। अल्लाह ताला हमें बदला दे उस नीयत का जो ये काम हमने शुरू किया है कि ये फ़लाह हो, इल्म दूसरों तक पहुंचाना और उससे आगे लोग जो उसको इस्तेमाल करेंगे और बनी नौ इंसानियत को जो फ़ायदा होगा। या अल्लाह हमारी ये नीयत है, इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। क्लिनिकल कोर्स ऑफ पैथोलॉजी बुनियादी तौर पर ये मैंने इसलिए डिज़ाइन किया था कि हमारे होम्योपैथ्स के अंदर बहुत ज़्यादा लैकिंग थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, जिनको लाइल्मी कुछ अपनी और कुछ बताने वालों की। तो क्यों ना इसको असर नो एक मुनज़्ज़म तरीके से इसको प्रोग्राम शुरू किया जाए, ताकि हमारे पास जब भी कोई मरीज़ रिपोर्ट लेके आता है तो हमें रिपोर्ट को पढ़ना नहीं आता, या बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत होती है हम लिख नहीं पाते। ये याद रखें कि इस कोर्स का मकसद आपको रेडियोग्राफ़र बनाना नहीं है, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट बनाना नहीं है, पैथोलॉजिस्ट बनाना नहीं है। सिर्फ मकसद ये है कि मेरे कुंबे, मेरे कबीले, मेरी कम्युनिटी के लोग इस जब मरीज़ आए उसके पास तो उसको केस पढ़ने में, उसको रिज़ल्ट पढ़ने में शर्मिंदगी ना हो, उसके अंदर इतना नॉलेज हो कि वो केस पढ़ के और रिपोर्ट पढ़ के मरीज़ को बता सकता है। आज का जो मरीज़ है जब आपके पास आता है तो आईए से और गूगल से उसने अपनी पूरी मालूमात ली होती है, लिहाजा जब वो हमें ट्रस्ट करने की कोशिश करता है। और याद रखें ये जो साइकोटिक पेशेंट होते हैं ना, साइकोटिक, ये अपनी अलामात नहीं बताते। ये क्लिनिक्स में आप ऐसा आपने देखा होगा, वो चेक करते हैं कि मरीज़ के डॉक्टर को कुछ आता है या नहीं। तो इसलिए हमें इन लोगों से बचने के लिए इस कोर्स को हमने किया गया। ये 16 क्लासेस होंगी इसकी थ्योरी की। इसके अंदर पैथोलॉजी के जो रूटीन के टेस्ट हैं उनसे मुतालिक आपको आगाही दी जाएगी। एक दिन होगा जो आपका क्लिनिकल लैब का विज़िट होगा, जिसमें आप देखेंगे कि ये टेस्ट कैसे परफॉर्म होते हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जिनको आप अपने क्लिनिक के अंदर जो है ना स्टेप फॉर्म में मिलते हैं, आप कर सकते हैं। तो एक लिहाज से आपकी एक नया तरीका ये भी अर्निंग हो गई। मरीज़ आ गया कि जी उसके शुगर चेक करना है या यूरिन चेक करना है या जो स्टेप्स के फ़ौरन एक ड्रॉप लिया और उसके फ़ौरन उसी वक्त रिज़ल्ट आ गया, जी आपका ये प्रॉब्लम है। आप उसके मुताबिक, मेरा काम जो सबसे मुश्किल काम ये होगा कि आपको इन टेस्ट की बुनियाद के ऊपर होम्योपैथिक दवा का इंतखाब कैसे करना है, वो मैं इंशाल्लाह को बताऊँगा। इसके अलावा जो इसका क्लिनिकल पैथोलॉजी का जो दूसरा पोर्शन है वो होगा कि एक्सरे रीडिंग। आज मैं इंशाल्लाह आपको चेस्ट की जो एक्सरे रीडिंग है इसका मैं बताऊंगा कि चेस्ट एक्सरे रीडिंग कैसे की जाती है। नॉर्मल आपको आ जाए, अब नॉर्मल का पता लग जाता है। तीसरे नंबर पे मैं आज आपको अल्ट्रासाउंड की फ़िज़िक्स के मुतालिक, ये मशीन है क्या, करती क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, किस हद तक हम इससे काम ले सकते हैं। चौथे नंबर पे जो है डॉक्टर नबीला ये कल से आपको बताएंगी कि हमने स्किन के जो प्रॉब्लम है, बहुत सारे स्किन की, देखिए स्किन बहुत सब्जेक्ट है। हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम, हेयरिंग का कानूनी शफा देखें ना तो वो कहता है कि इंटरनल जो आर्गन है, जो विसरल आर्गन है, नेचर उनको बचाने के लिए उस बीमारी को डाइवर्ट कर दिया स्किन के ऊपर। चेहरे की रंगत सुर्ख है, सफ़ेद है, दाने निकले हैं, कार्बंकल निकले हैं, इचिंग है, स्क्रैचिंग है, स्कैबीज़ है, एक्जिमा है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये स्किन के प्रॉब्लम नहीं है, ये बुनियादी तौर पर अंदरूनी प्रॉब्लम है जो मैनिफेस्ट करते हैं स्किन के ऊपर। तो ये स्किन के प्रॉब्लम्स के, नॉट द डिजीज़, प्रॉब्लम्स पे छोटे छोटे टिप्स बताएंगे, ऐसी चीज़ें बताएंगे आपको इस कोर्स में कि आप अपने पेशेंट्स को, फार्मूलेशन होगी, घर जाके आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये पेशेंट जो है ना, मेरी कोशिश होगी और अगर मुझे टाइम नहीं इजाज़त दी तो आपको फ़र्स्ट एड के मतलब जो है ना कुछ 1-2 लेक्चर हो, ताकि फ़र्स्ट एड में आपके पास पेशेंट आए तो आप घबराएं नहीं। सबसे पहले जब पेशेंट आता है तो डॉक्टर हमारा घबरा जाता है, तो कहता है फ़ौरन ले जाओ इसको,
ठीक है, तो ऐसा नहीं है, वो इंशाल्लाह आपको बता दी। तो ये है डॉक्टर साहब की, डॉक्टर साहब आपने ख़ुद ही बताएंगे मेरे ख़्याल में, मैं ख़ुद बता दूँगा। डॉक्टर नबीला अरशद साहबा की जो टॉपिक्स होंगे वो मैं आपको बता दूं कि आजकल चूँकि गर्मी है और प्रिकली हीट रैशेस बहुत ज़्यादा हैं बच्चों में, जो लोग धूप में ज़्यादा काम करते हैं, उससे मुतालिक बताएंगी। रेज़र बर्न, इससे मुतालिक जो है ना, ऑयली स्टिकी स्किन, ये कैसे होगी। अनइवन स्किन टोन, आपने देखा ऐसे गड़े पड़े होते हैं, जैसे स्काई चांद पे जाएं और इस तरह ऐसे ही होता है ना, चांद के ऊपर जब जाएं तो गड़े पड़े होते हैं इस किस्म के। जो सन एलर्जी, सन बर्न, ड्राई स्किन, हाइव्स, हर्पीज, डार्क सर्कल अराउंड द आइज, मोल, डर्मेटाइटिस, डार्क स्पॉट, एक्नी, स्किन पिगमेंटेशन, आप देखें एक्नी वगैरह। और एक चीज़ जो है वो उसमें कॉन्स और वाट्स लगे हैं, ठीक है जी, वो आपने डाल देने के हमारे करते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना ये पढ़ेंगी। पहला हिस्सा जो है वो मैं हैंड ओवर करता हूँ डॉक्टर सईद साहब को। डॉक्टर सईद अवान साहब हमारे साथ जो है ना पैथोलॉजी पढ़ाएंगे और जितने भी टेस्ट होंगे जो आज ये पढ़ाएंगे, कल इंशाल्लाह वो टेस्ट से उसके ऊपर होम्योपैथिक रेमेडीज़ कौन कौन सी है, क्योंकि मैं आज उनके टेस्ट सुनूंगा, कल उनके जो है ना मैं उसके ऊपर होम्योपैथिक दवाइयों का इंतखाब करके आपको बताऊंगा, ताकि आपको। सही सब, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और अपना कीमती टाइम आपने दिए, और मैं सर का भी मशहूर हूँ कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, और मैं समझता हूँ ये हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि वो आप दौर नहीं रहा कि हम साइन एंड सिम्टम पे चलेंगे, जिस तरह कल भी बहुत बात हुई है, और अब दौर है बड़ा जदीद, और मैं समझता हूँ डॉक्टर से ज़्यादा पेशेंट आजकल पढ़ के आते हैं, तो हमें बहुत सारी और स्पेशली लैब और रिपोर्ट्स के वाले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मैं भी तकरीबन 15 साल हो गए मुझे भी एक्सपीरियंस इसी शोबे में, तो अब तो मैं डेली रिपोर्ट आती है तो बड़े परेशान हो जाते हैं कि ये इतनी आपके पास पेशेंट के पास नॉलेज होता है, और जब आपके पास पैथोलॉजी का इल्म नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि आप आज के दौर में क्लिनिक को रन नहीं कर सकते। तो आज जो हमारा हम थोड़ा स्टार्ट करेंगे क्योंकि टाइम सर आज हो गया है, तो मैंने 11 बजे क्लिनिक पे जाना है, तो इसलिए आज थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करूँगा कि लैब के हवाले से। तो आज तो हमने जो मेन जो हमारे आता है, अक्सर हम कहते हैं जी ब्लड सीपी करा देते हैं और यूरिन आ रही, ये क्लिनिकल इसको पैथोलॉजी हम कहते हैं, और ये आम रूटीन में भी लैब के अंदर भी किए जाते हैं और अक्सर लोग भी इसको एडवाइस भी करते हैं। तो ब्लड सीपी जो है बेसिकली हम समझते हैं कि शायद ये बहुत ईजी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ब्लड सीपी समझो कि हाफ़ आपकी पैथोलॉजी है। अगर आप इसी को समझ लें कि ये क्या है, तो मैं समझ कि आपका आधा काम इसी के अंदर ठीक हो जाता है। और फिर जब सर इसके ऊपर मेडिसिन बताएंगे तो आप समझो, आप यकीन करें, आप देखें कि आपकी प्रैक्टिस में कितना निखार आएगा और कितना फ़र्क पड़ेगा, और आपकी ओपीडी भी और भी बढ़ जाएगी, और आपकी इंटरेस्ट, सबसे बड़ी बात आपकी इंटरेस्ट ही बढ़ जाएगी, और आपके पेशेंट की जो रिकवरी है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो ब्लड सीपी जो है ना, उसके अंदर जो हमारे कंपोनेंट हैं ये थोड़ा सा ब्लर है। उसके अंदर जो पहली चीज़ है वो है HB, ठीक है। अक्सर मार्कर है तो ये चलिएगा। सेकंड इसके साथ आता है RBC के, उसके बाद WBC, फिर तीसरे पे आता है प्लेटलेट्स। अगर नहीं ये ठीक है, ये ठीक है। हाँ ये ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये आपके मेजर कंपोनेंट हैं, ठीक है। उसके बाद TLC,
ठीक है, ये आपके मेजर कंपोनेंट है। इसको हमने डिटेल में देखा कि एचबी, अगर एचबी कम है तो उसका क्या बेनिफिट है, नुकसान क्या है, उसके आगे क्या क्या काजेज़ हैं, ये सर मैं कल से इंशाल्लाह इसको डिटेल में करूँगा। और इसी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप, इसी तरह आरबीसी का क्या रोल है, अगर आरबीसी की वैल्यू कितनी है और अगर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी काजेज़ क्या हैं, फिर सारे उसके ऊपर हम इसकी बताएंगे। इसी तरह WBC जो कि आपका इम्यून सिस्टम है, आपका जो डिफेंस सिस्टम है सारा, तो दैट इज़ WBC। इसी के अंदर TLC, DLC, टोटल ल्यूकोसाइट्स, जो आपके ल्यूकोसाइट हैं, यही WBC वगैरह हैं, इनका काउंट कितना है, कितनी तादाद है, जो नॉर्मल मेल में कितनी है, फ़ीमेल में कितनी होती है, और अगर इसकी तादाद कम हो जाए तो उसका क्या बेनिफिट, इसी तरह ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखें। इसी तरह DLC, तो इसके अंदर जो कंपोनेंट हैं लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेजोफिल, इस्नोफिल, उनका क्या रोल है और उनका फंक्शन क्या है, ये इंशाल्लाह हम सारे इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो मैं सर चाह रहा था कि आज इतना ही मैं करूँ, और ये कल इंशाल्लाह इसी सब के ऊपर पूरी डिटेल से बात होगी, इसके ऊपर जो हम इसकी काजेज़ क्या हैं और बाकी मेडिसिन जो सारे इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। तो आज मैं इसे जस्ट आपको इंट्रोड्यूस इतना ही कराऊँगा, कल इंशाल्लाह आपको पूरी डिटेल होगी। ठीक है सर? हाँ सर, आज इतना ही करा, इससे ज़्यादा अच्छा हम कर लेंगे। मैंने कहा चलो, अच्छा ऐसा है कि सबसे पहले जो चीज़ है हम कहेंगे कि एचबी क्या चीज़ है। एचबी है हीमोग्लोबिन, और इसकी परसेंटेज निकाली जाती है। बेसिकली दिस इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, हीम एंड ग्लोबिन। हीम कहते हैं आयरन को और ग्लोबिन कहते हैं प्रोटीन को। प्रोटीन के साथ एक ख़ास किस्म का आयरन लगा होता है, जब ये लगते हैं तो उसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन एक खून के अंदर एक ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हो जाती है, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन कम होगा उसको ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच पाती। ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो आपके हर सेल तक हीमोग्लोबिन के ज़रिए जाती है। लंग्स के अंदर जब ट्रांसफ्यूजन ऑफ गैसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज हो जाती है और ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर आ जाती है। तो इस तरीके से ये हीमोग्लोबिन का बहुत बड़ा रोल है। हम देखते हैं बाद लोग एनीमिक होते हैं, तो एनीमिक की जो डेफिनेशन है उसमें है कि लो रेशियो ऑफ हीमोग्लोबिन और द लेस अमाउंट ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। खून की जो ब्लड वॉल्यूम है वो अगर कम हो या वॉल्यूम अगर पूरा है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन की मिकदार कम है, तो इस कंडीशन को हीमोग्लोबिन, क्यों कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी, जब सेल्स तक नहीं जाएगा प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो उस बंदे को जो है ना वो सांस फूलता है। जो सांस फूलने के लिए जब भी कोई आपके पास क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का पेशेंट आए, जब भी आपके पास कोई अस्थमा का पेशेंट आए, तो उसके लिए एचबी परसेंटेज करवाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि पता चले इसका लंग्स का प्रॉब्लम है या नहीं है। इसका ऐसा तो नहीं है कि इसका एचबी लेवल कम है, तो फिर एचबी लेवल जो है ना वो हमारे पास होम्योपैथी की दवाई है, मैं इंशाल्लाह कल आपको इसके मुतालिक बताऊँगा पूरे दिन। सर एचपी लेवल हमारा कम होता है बॉडी के अंदर जी, तो मैंने बहुत से पेशेंट्स को देखा है जो क्लिनिक से आते हैं कि कुछ लोग का हम जैसे कहते हैं उसका बीपी डाउन हो जाता है, ठीक हो गया, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, पसीने आना शुरू होते हैं। तो कुछ पेशेंट्स हैं देखा है मैंने कि जो मीठा खाते हैं वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स हैं जो मीठा खाते हैं वो शुगर लेवल उनका डाउन होना और शुरू हो जाता है, उनको और बुरी हालत में आ जाते हैं। तो ये डिफरेंस आप हमें बता देंगे कि हमें पेशेंट का कैसे पता चलेगा कि भाई इसको, क्योंकि हमारे पास तो इमरजेंसी में पेशेंट आता है, हम उसको देखते हैं कि भाईजान इसका शुगर लेवल, बीपी लेवल लो है, शुगर लेवल लो है। देखिए दो चीज़ें होती हैं। हीमोग्लोबिन का इससे ऐसा कोई सच तलक नहीं है। मुझे अभी तक याद है, मैं आपको क्या वो मेरे गांव में मेरे एक दोस्त थे,
तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि जी अम्मी की तबीयत ख़राब है और बिल्कुल। मैंने कहा आप फ़ौरन उनका बीपी देखें। उन्होंने कहा जी बीपी ठीक है। अब डेफिनेटली दो ही चीज़ें होती हैं जो आपको, या बीपी लो होता है या शुगर लो होता है। मैंने कहा आपके घर में शहद पड़ा हुआ, कहते जी। मैंने कहा उसको घोलें और उसको पिलाएं। जब उन्होंने पिलाया तो वो ठीक हो जाए। तो बाज़ औक़ात बीपी से इसका कोई वो नहीं है, सिर्फ हीमोग्लोबिन इसका शुगर का और ब्लड प्रेशर का, इन दोनों को आपने देखना इमरजेंसी में कैसे लेकर इंशाल्लाह। दूसरी चीज़ जो इन्होंने बताई है वो है आरबीसीज़। आपको पता है कि बहुत बड़ा हमारे जिस्म में ज़्यादा मकदार जो है वो ब्लड में आरबीसीज़ की होती है। तो अगर हम देखें तो खून को हम 3 हिस्सों में देखते हैं। एक इसका प्लाज्मिक मोड जाएगा, एक इसका प्लेटलेट्स आएगा और एक इसमें दूसरे सेल्स वगैरह जो जितने आते हैं, ठीक है। इस प्लाज्मिक के अंदर हम उसको चाहेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह को, सारा कुछ उसी में वो करेंगे। तो आरबीसीज़ के मकदार का कम होना अगेंस्ट ये भी एनीमिक कंडीशन। मैंने कहा ना कि टोटल वॉल्यूम कम हो या उसके ऊपर हीमोग्लोबिन कम हो या किसी के अंदर आरबीसीज़ कम हो। तो आरबीसीज़ के कम अमूमन उस वक़्त होता है जिस वक़्त अगर किसी की ब्लड लेटिंग हो जाए, खून बड़ी मकदार में हेमोरेजिक कंडीशन हो, खारिज हो जाए, तो उस कंडीशन के अंदर जो है वो कहते हैं जी फ़लाँ आदमी। अच्छा, फिर इसके फर्दर एनीमिया होता है। एनीमिया की जो है ना फर्दर क्लासेस, मैक्रोसाइटिक एनीमिया है, माइक्रोसाइटिक है, मैक्रोसाइटिक है, एप्लास्टिक एनीमिया है, बोन मैरो का प्रॉब्लम है। वो जब आरबीसीज़ को पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है ना हमें देखने की ज़रूरत पड़ती है। तीसरी चीज़ है वो हमारी अफवाज है। हमारी जो अफवाज है हमारी WBCs। तो WBCs में ये भी कुदरत ने एक बड़ा निज़ाम रखा हुआ है कि तकरीबन 5 किस्म के हमारे पास अफवाज हैं। जिस तरीके से है ना बरी है, बैरी है, ये फ़िज़ाई है, इसी तरीके से हमारे पास 5 हैं, ठीक है। इनको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे और इनके कम होने से क्या प्रॉब्लम होता है और इनके लो होने से क्या प्रॉब्लम होता है, ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे। WBCs के बाद TLC और DLC है, प्लेटलेट्स जो है ना एक बहुत बड़ा रोल है हमारे क्लॉटिंग मैकेनिज़्म में। और भी चीज़ें हैं जैसे फैक्टर 8 है और फैक्टर 7 है, इसके अलावा आपकी पोटेशियम है। लेकिन यहाँ पे प्लेटलेट्स जो हैं बहुत सारी डिजीज़ेज़ ऐसी हैं, जैसे हमारी डेंगू फीवर है, इसके जो सेकंड फेज़ है हेमोरेजिक फेज़, उसके अंदर प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी डिजीज़ेज़ ऐसी हैं जिसमें वो प्लेटलेट्स को तोड़ती हैं, जिसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना ये नीचे होना, जैसे ही प्लेटलेट्स हैं आपका क्लॉटिंग मैकेनिज़्म डिस्टर्ब हो जाता है। जब क्लॉटिंग मैकेनिज़्म डिस्टर्ब हो तो हेमोरेजिक कंडीशन जो है ना वो खून आना शुरू हो। हाँ, आपको याद होगा कोई 5-7 साल पहले कोई लाहौर हॉस्पिटल से एक्सपायर या गलत दवाएं निकल गई थी, उसकी वजह से बहुत लोगों की डेथ हो गई थी। तो वो यही है कि वो प्लेटलेट्स को तोड़ती हैं, उसकी मकदार को जो है ना वो कम करती हैं। बहुत सारी जैसे इसे कहते हैं जो कोई प्रॉपर रीज़न ना हो तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये बग़ैर किसी वजह के अगर हो तो इसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। तो ये जो है ना इससे भी ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। इट्स अ वेरी सीवियर एंड डेंजरस डिजीज़। फिर आ जाते हैं हम TLC पे, DLC एंड TLC। तो TLC टोटल लिम्फोसाइट काउंट 4000 से 11000 तक नॉर्मल होती है। और जब भी एक्यूट इन्फेक्शन होता है तो हम देखते हैं एक्यूट इन्फेक्शन के अंदर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी मकदार जो है ना वो बढ़ जाती है। जब मकदार बढ़ जाती है तो फिर हमें पता लग जाता है कि जिस्म के अंदर कुछ हो रहा है, कुछ इन्फेक्शन है। अब क्या इन्फेक्शन है उसके लिए हमें फिर DLC की ज़रूरत होती है। DLC को देखते हैं तो DLC में 4-5 चीज़ें हैं, एसिनोफिल है, बेसोफिल है, मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट्स हैं।
तो ये जब चीज़ें आप देखते हैं इनकी रेंज अगर बढ़ जाती है तो हम कहते हैं हर एक का अपना अपना काम है। कोई एलर्जी पे काम करता है, हम इनको इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। कोई एलर्जी पे काम करता है, किसी को ऐसा होता है पेट के कीड़े हों उसके अंदर ये होता है, किसी को एक्यूट इन्फेक्शन में, किसी मुख्तलिफ़ चीज़ें। कोई जो सबसे बड़ी चीज़ है वो इन्फेक्शन, अगर जिस्म के अंदर कहीं इन्फेक्शन है तो हमें पता लग जाता है। अब ये अपेंडिसाइटिस का अगर पेशेंट चाहे तो सबसे पहले टीएलसी कहते हैं, टीएलसी बड़े हुए होते हैं। फिर उसके बाद बेज़ोफिल देखते हैं तो वो भी देखते हैं, वो भी बड़े हुए थे। इसका मतलब ये है कि ये कोई इन्फेक्शन चल रहा है। याद रखें ये कोई हतमी रिपोर्ट नहीं होती, हतमी रिपोर्ट नहीं, आपको एक तरफ एक डायरेक्शन की तरफ ले जाते हैं, उससे आपको अंदाज़ा होता है कि जी ये मेरा क्या चीज़ चल रही है। ठीक, तो ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। आज जो मेरा टॉपिक है वो मैं आपको बताता हूँ कि हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया को। सारी पैथोलॉजी जब हमारी पास आती है तो बैक्टीरिया की क्या चीज़ है। कहाँ पे है वो? हाँ मेरा फ़ोन ये आपका हाँ। इसमें क्या नहीं मेरा डेट डाली थी 3 जून पर सब ठीक है, ये शुरू करूँ पहले? हाँ ये कुरान मजीद के अंदर एक आयत है कि तुम्हारा कैसा रब है कि वो मच्छरों और मक्खियों की मिसालें देता है। तो इन चीज़ों की आप में कोई इम्पोर्टेंस है तब ये कम। कुफार कहते थे तुम्हारा कैसा रब है जो मच्छरों और मक्खियों, यानी ये हकीर चीज़ें जो है ना इनकी मिसालें देता है। तो वो मच्छर और मक्खी तो दूर रह गए। जब बैक्टीरिया आए तो सब दंग रह गए, और फिर जब वायरस आया तो उससे भी ज़्यादा जो है ना वो परेशानी। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह पाक की हशरात से अलावा भी कोई बारीक मखलूक है और वो अपने काम कर रही है। हमारे जिस्म में हज़ारों लाखों बैक्टीरिया पैदा होते हैं जो हमारा जिस्म खुद पैदा करता है। सिर्फ हमारी बकल कैविटी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा होते हैं। जो जिस्म में जो बैक्टीरिया पैदा होते हैं वो उसके लिए फ़ायदा मंद होते हैं। हम एक प्रोडक्ट खाते हैं बैक्टीरिया से भरी हुई, जैसे हम दही कहते हैं। अगर दही को अगर माइक्रोस्कोपिक देखें आप कहें मैं हाथ भी नहीं लगाऊं, लेकिन वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे लिए मुफीद होते हैं। यही मैं एक दिन स्टडी पढ़ रहा था कि जो शुगर के मरीज़ होते हैं इनको बासी रोटी खानी चाहिए या खमीर वाली रोटी खानी चाहिए। तो खमीर क्या है, यीस्ट क्या है, ये भी एक बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया की ग़िज़ा जो होती है वो तकरीबन ग्लूकोज़ होता है। तो जो लोग ये खाते हैं तो ग्लूकोज़ की जो कंजम्पशन होती है, जो एक्स्ट्रा हमारी बॉडी के अंदर गर्दिश कर रहा होता है, वो उनकी खुराक बन जाती है। बहरहाल हम बैक्टीरिया का नाम सुनते हैं तो देखते हैं एक्चुअली बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेल्यूलर और एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। बेशुमार किस्म के बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। जब लुई पास्चर ने सबसे पहले
बैक्टीरिया का नज़रिया दिया कि ये कोई चीज़ है जो माइक्रोस्कोप में, और फिर उसके बाद एंटी बैक्टीरियल दवाएं बनना शुरू हो गई, और इसी तरीके से फिर ये सिलसिला जो है ना चलता है। लेकिन आपको एक दिलचस्प बात बताऊँ, दुनिया का जो सबसे पहला नुस्खा बना है होम्योपैथी की बात, वो ग़ालिबन 1830 में बना है, और 1830 में शुराइनम के नाम से, और 1833 में एक और डॉक्टर साहब थे, मुझे नाम भूला हुआ है, उन्होंने कहा है कि यार ये जो कुत्ते का जो लुआब है, बावले कुत्ते का, इसके अंदर है कुछ है सही। ये बहुत दिलचस्प बात है कि इसके अंदर कुछ है सही, अगर हम इससे दवाई बनाएं। तो उन्होंने दवाई बनाई आपकी हाइड्रोफोबिनम, जिसे लाइसिन भी कहते हैं, और ज़बरदस्त रिज़ल्ट आए उसके। एग्जैक्ट इसके 50 साल के बाद लुई पाश्चर ने नज़रिया दिया कि जी बैक्टीरिया होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं, इनकी कॉलोनीज़ बनती हैं, इनकी डुप्लिकेशन होती है, ये इस तरीके से। इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया आने से 50 साल पहले आप लोगों ने, हम लोगों ने, हमारे जो थे, उन्होंने एक दवाई से एक चीज़ को अंदाज़ा नुस्खा बना लिया था। और बैक्टीरिया आने के बाद ठीक 50 साल के बाद आपने पहली वैक्सीन तैयार की। वैक्सीन में क्या होता है? वैक्सीन के अंदर बैक्टीरिया को जो रिप्रोडक्शन का जो अमल होता है, मायोसिस और माइटोसिस, उसको डैमेज कर दिया जाता है, वीक कर दिया जाता है, और वही चीज़, वही वैक्सीन, वही बैक्टीरिया जब जिस्म में दाखिल होते हैं तो हमारी इम्यूनिटी एक्टिव होकर और उसके अगेंस्ट जो है ना एंटीबॉडीज़ बना लेती है। चूँकि वो वीक होते हैं, कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ जो है ना वो बन जाते हैं, आप इम्यून हो जाते हैं। अब वैसे ही करैक्टर वाले बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर अगर दाखिल हो तो हमारी एंटीबॉडीज़ पहले से मौजूद होती हैं, उनको ख़त्म कर देती हैं, किल कर देती हैं। तो ये एक लिहाज से ये आप वैक्सीन में और नुस्खा में जो फासला है वो 100 साल का है। आगे बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया को हम अमूमन 3 ज़रिए से पहचानते हैं, 3 ज़रियों से पहचानते हैं उसके। नंबर 1, कुछ बैक्टीरिया की हम स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग का मतलब ये है कि हम उनको स्लाइड बनाकर उसके ऊपर हम मखसूस किस्म के कलर डाल देते हैं। तो पहली क्लासिफिकेशन तो ये हो जाती है कि जी जो कलर पकड़ लेते हैं उसके बाद फिक्स करने के बाद जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो अलग से उनका कलर जो हमने दिया होता है वो हमें नज़र आता है। तो इसको कहते हैं कि ग्राम पॉजिटिव, और जो कलर नहीं पकड़ते उसको कहते हैं ग्राम नेगेटिव। एक इनकी आइडेंटिफिकेशन तो ये होती है। दूसरी आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि हम किसी भी स्पेसिमेन को पस ले सकते हैं, ब्लड ले सकते हैं, यूरिन ले सकते हैं, या और रेजिड्यू जो आप जिससे आप इजीली स्मेयर बना सकते हैं, लेयर बना सकते हैं, स्लाइड बना सकते हैं, उसको कल्चर करके हम देख सकते हैं। कल्चर कैसे करते हैं? कल्चर ये कहते हैं कि उस पस को लेके या अगर जो ब्लड है उसमें से स्पेसिमेन लेके हम मीडियम ग्रो करते हैं। मीडियम ग्रो करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मीडियम के ऊपर वो मुख्तलिफ़ किस्म की वो चीज़ें डाल देते हैं। यानी एक लिहाज से हम आर्टिफिशियली 24 से 48 घंटे 72 घंटे उसको उसके ऊपर ग्रो करते हैं, खुराक देते हैं। वो मीडियम उनको खुराक प्रोवाइड होती है और फिर उसको थरोली देखते रहते हैं। और उसके बाद फिर जो है ना जो हमने पहले से टेस्ट की हुई होती हैं कि जी ये एंटीबायोटिक जो है ना ये फ़लाँ बैक्टीरिया के लिए
मुज़र है, ये इसको किल कर देता है, ये ना, तो फिर हम इसको इसे लगा, इसको कहते हैं कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट। जब उस मीडियम के ऊपर लगाते हैं तो हमें रिज़ल्ट मालूम हो जाता है, हमें पता लग जाता है कि जी फ़लाँ पैथोजन जो है वो काम कर रहा है, समझ गए। तो कल्चर कल्चर सेंसिटिविटी जो है ना, इसको इस तरीके से इसको कल्चर करते हैं। तो दूसरी तरीके से, अच्छा अब भी मैं आपको बताता, अगर आपको समझ ना आए, मेरे तमाम होम्योपैथ दोस्त जो सुन रहे हैं, अगर किसी चीज़ की, किसी पैथोजन की समझ ना आए, आप ब्लड फॉर कल्चर दे दिया करें। जब ब्लड फॉर कल्चर देंगे तो आपको पैथोजन का नाम भी बता देंगे कि जी इकोलाई है, साइटोमेगाला है, या ब्रुसेला है, ये जो भी है वो आपको पता है। इसीलिए आजकल विडॉल के बाद टाइफाइड को भी कैंसिल किया जा रहा है। क्यों कैंसिल किया जा रहा है? वो इसलिए कैंसिल किया जा रहा है कि वो रिलायबल नहीं है। आप ब्लड फॉर कल्चर लिखें और आपको पता है साल्मोनेला है या पैराटाइफस है, जो भी है वो आपको बता देगा कि ये चीज़ है। तो अब इसलिए आज आपको वजह मालूम हो गई कि टाइफाइड और विडाल इज़ नॉट रिलायबल। अमूमन बहुत सारे आम केसेस में भी विडाल या टाइफाइड पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन सही बैक्टीरिया तक पहुंचने के लिए वो आपको ज़रूरत है टाइफाइड इसकी ब्लड फॉर कल्चर के लिए। तीसरा जो है मॉर्फोलॉजिकली मोरा कहते हैं चेहरे को, स्ट्रक्चर को, जो है ना, जैसे चिकन है यार ये फ़लाँ आदमी है, ये फ़लाँ। मॉर्फोलॉजिकली हम देखते हैं तो हमारे पास जो है वो इसकी शेप, इसकी शक्ल, जो बैक्टीरिया है इसकी शेप कैसी है, शक्ल कैसी है, उससे हम आइडेंटिफाई कहते हैं। आज मैं आपको स्लाइड से बताऊंगा, जो स्लाइड्स हैं कुछ सिलेंड्रिकल होते हैं, कुछ ओवल होते हैं। ये देखिए हमारे पास जो स्लाइड है ये स्टेफ्लो है, स्टेफ्लोकोकाई। स्टेफ्लोकोकाई, स्टेफ्लो कहते हैं, जैसे कि अंगूर नहीं होते, अंगूर बिल्कुल गोल नहीं होता, स्लाइट वो होता है, इसी शेप के होते हैं स्टेफ्लोकोकस। अब ये देखें, ये स्ट्रेप्टोकोकस हैं। स्ट्रेप कहते हैं जैसे पटन नहीं था घड़ी का, स्ट्रेप। ये आपको एक और स्लाइड भी मिलेगी, दिखाऊंगा मैं आपको। ये भी स्ट्रेप्टोकोकस है। ये देखो ना स्ट्रेप के निशान। ये तो जो पहचान है, हमें तो लफ्ज़ों की पता नहीं, स्टेप कहते हैं। ये तो देखे ना घड़ी की जो स्टेप होता है, जो इस शेप में हो तो हम कहते हैं ये स्ट्रेप्टोकोकाई है। और जो ये देखें, ये स्टेफ्लोकोकस है। ये देखो अंगूर के दाने की तरह। एक और बताता हूँ आपको, ये शेप देखें इसकी, ये नीमोकोकस है। नीमोकोकस निमोनिया से। देखिए कुदरत हमें कैसे बताती है। ये देखें, ये पेयर फॉर्म में है और इनके ऊपर क्या है, कितने ख़तरनाक किस्म के स्टिक्स बने हुए हैं। कुदरत क्या इशारा देती है, ये पता क्या है? ये गोनोकॉकस है। गोनोकॉकस गोनोरिया जिससे होता है। और देखिए कुदरत ने इशारा दिया, ये दो हैं और इसके ऊपर क्या है,
कुदरत कहाँ अल्लाह फरमाते हैं कि ज़िना के करीब भी मत जाओ, वरना ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाओगे जिसका इलाज नहीं है। बाद में एड्स की तरफ इशारा हुआ है। तो ये देखें, तो आज आपने स्टेफिलोकोकस को भी देख लिया, स्ट्रेप्टोकोकस को भी देख लिया, निमोकोकस को भी देख लिया और गोनोकोकस को भी देख लिया। अभी हम देखते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकाई सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो बैक्टीरिया ज़्यादा काम करता है वो स्ट्रेप्टोकोकाई है। स्ट्रेप्टोकोकाई में स्ट्रेप्टोकोकाई पायोजेनेसिस, पायोजेनेसिस, पायो किसे कहते हैं? पस। पैरोजीनम हमारी जो बड़ी दवा है, पायो के जब भी लफ्ज़ आए, एक लफ्ज़ है पैरेक्सिया, वो कहते हैं टेम्परेचर से। ये पायो जो है ये किससे है? पस से, पस फॉर्मेशन से। तो पायोजेनेसिस स्ट्रेप्टोकोकाई जो है ये ज़ख़म स्किन के अंदर और गले में, और इन्हीं के ख़िलाफ़ जब हमारे एंटीबॉडीज़ बनते हैं तो वो एंटीबॉडीज़ हमारे सिनोवियल डिस्क और हार्ट, बाद में इस पे ऊपर जो है ना वो काम, जिससे हमारा रिमेटिक फीवर होता है, रिमेटाइड आर्थराइटिस, कार्डियो आर्थराइटिस, यानी ऐसी बीमारी जिसमें दिल और जोड़ दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो ऑटो इम्यून बन जाती है क्योंकि हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती है, और उसकी जब वो बनाती है तो इसका स्ट्रक्चर सिनोवियल डिस्क का स्ट्रक्चर और पेरिकार्डियल स्ट्रक्चर ये एक जैसा होता है। तो फिर हमारी ऑटो इम्यून सिस्टम को ये पता नहीं होता, तो फिर इसके बाद फिर वो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन काज करता है। तो इसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई पायोजेनेसिस। दूसरे नंबर पे स्ट्रेप्टोकोकाई निमोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोकोकाई। निमोकोकाई का लफ्ज़ जहाँ भी आता है तो हमें मालूम हो जाता है कि निमोनिया, निमो कहते हैं लंग्स को, वैसे निमो कहते हैं एयर को, तो ये एयर स्पेस होती है। तो निमोनिया जो है इसको फिर इसके साथ रिलेट किया गया है कि ये वहाँ पे फेफड़ों में क्या करते हैं, ये निमोनिया काज करती है। तीसरे नंबर पे ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो है स्ट्रेप्टोकोकाई वर्डेनेसिस। वर्डेनेसिस जो होते हैं ये हार्ट का जो पेरिकार्डियम होती है सब एक्यूट इन्फ्लेमेशन करती है, सब एक्यूट इन्फ्लेमेशन करती है। फिर एक और है स्ट्रेप्टोकोकाई फैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकाई फैसिलस, ये यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को करती है। तो ये स्ट्रेप्टोकोकाई पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव के अंदर जो है ना, ये मैंने आपको 4 मुख्तलिफ लोग बैक्टीरियाज़ के नाम बताए हैं, और ये हमें कैसे पता चलते हैं। बेहतरीन तरीका ये है कि आप कल्चर करवा लें, कल्चर करा लें, आपको दाएं बाएं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये दवाई, अच्छा एक और ख़ूबसूरत बात आपको बता, होम्योपैथी में इन दवाइयों के नुसोड आ गए हैं। नुसोड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो जिस स्पीड से, जिस प्रोग्रेस से डिस्ट्रक्शन हो रही होती है इन्फेक्शन, ये वहाँ उसको स्टॉप कर देता है। आपकी जो इम्यून सिस्टम है इसको बेदार कर देता है। जब ये बेदार हो जाता है तो फर्दर डिस्ट्रक्शन रुक जाती है। बाकी सिस्टमिक अलामात के मुताबिक जो है ना, जो उसकी अलामात बनती हैं, आप वो दवाई देते हैं तो वो पेशेंट ठीक हो जाता है। अच्छा एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं बेसिलाई।
कोकाई का तो हमने देख लिया। अब बेसिलाई की जो शेप होती है वो सिलेंडर शेप होती है, ऐसे जैसे सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर शेप होती है। मुझे याद नहीं रहा, मैं स्लाइड आपको दिखाता, लेकिन ये है कि वैसे सिलेंडर शेप इसके तरीके से। इसमें भी ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव होते हैं। आज सिर्फ हम ग्राम पॉजिटिव को पढ़ेंगे। कोकस फैमिली में ग्राम पॉजिटिव पढ़ा और इसमें हम ग्राम पॉजिटिव पढ़ेंगे बेसिलाई के अंदर। कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया क्या ज़हन में आता है? कौन सी बीमारी? डिप्थीरिया, खनाक। ये खनाक का पैथोजन है, लेकिन क्या है, ये ग्राम नेगेटिव है। अगर इसकी स्लाइड बनाई जाए, सिलेंड्रिकल शेप होंगे, लेकिन ये हमें स्टेन नहीं होंगे, सॉरी स्टेन होंगे। ग्राम पॉजिटिव की बात कर रही है। नेक्स्ट जो है वो बैसिलस एंथ्रैक्सिस। ये किस बीमारी का? एंथ्राक्स। ये तिली की बीमारी है। तीसरा क्लस्ट्रीडिया वेल्शाई। क्लस्ट्रीडिया वेल्शाई ये ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई होते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? हमें गैंग्रीन के अंदर मिलते हैं। देखिए कौन है बाहर, को हमारा स्टूडेंट तो नहीं? अच्छा, ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई के अंदर गैंग्रीन शेप में मिलते हैं। एक और आपके जान क्लस्ट्रीडिया टेटनाई। क्लस्ट्रीडिया टेटनाई ये किस में होते हैं? टेटनस में। ये जो रोड के ऊपर, और ये कहाँ पाया जाता है? ये घोड़े की लीद के अंदर पाया जाता है, क्लस्ट्रीडियम टेटनाई। और रोड के ऊपर पहले तो घोड़े बहुत चलते थे, और ये फ़ौरन जहाँ से भी खराश आती थी तो अब आजकल इसका वो मिलता है ATS, एंटी टेटनस सीरम, फ़ौरन इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो और ये थ्रू दी नर्व ट्रांसमिट होता है, थ्रू दी नर्व के ज़रिए जो है ना ये फ़ौरन जो है ना वो पहुंचता है। और क्या करता है, ये जाके आपके जो मसल्स हैं इनके अंदर रिजिडिटी पैदा कर देता है। तो तशन्नुज का जो मरीज़ होता है वो ऐसे आकर, और जब ये तशन्नुज जो है ना रिस्पिरेशन में जाता है तो फिर ख़त्म हो जाता है। जैसे खन्नाक में क्या होता है, झिल्ली बनती है, झिल्ली इतनी बनती है कि आपका रिस्पिरेशन जो है ना वो ब्लॉक हो जाता है, तो उसकी डेथ हो जाती है। ठीक। और एक और है क्लस्ट्रीडिया बोटुलियम। ये आपके फूड पॉइजन के अंदर पाया जाता है। ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई, ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई। ये आज हमने ग्राम ये पढ़ा है कि अच्छा एक और चीज़ बता दूं, बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन एक और तरीके से भी होती है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें एनएरोबिक कहते हैं, किसी को कहते हैं एरोबिक कहते हैं। जिनका ऑक्सीजन के ऊपर इंहिसार होता है वो एरोबिक होते हैं, और जिनका इंहिसार जो है वो इसके ऊपर नहीं होता वो एनएरोबिक कहते हैं, यानी ऑक्सीजन के बगैर। अच्छा, फिर एक और चीज़ है, बैक्टीरिया जो है ना किस तरीके से काम करते हैं। बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एंडोटॉक्सिन खारिज करते हैं, उनके अंदर से कोई ख़ास किस्म की मवाद निकलता है जो बीमारी का काज करता है। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सोटॉक्सिन खारिज करते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एंडो भी करते हैं, वो एक्सो भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने इस चीज़ को देखनी। ये एक हल्का सा एक आपको इंट्रोडक्शन कि हमने बैक्टीरिया पढ़ना है, हमने पैथोलॉजी पढ़नी है, तो वी मस्ट नो अबाउट द बैक्टीरिया। ठीक है जी, वायरोलॉजी पे हम नहीं जाते ना, हमें वो नज़र आती है, लेकिन ये है कि बैक्टीरिया जो चीज़ें जो हमें कॉमन हमें हमारी ज़िंदगी के साथ जो है, तो वो ये उसामा बंद कर दें। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे वो है, हमने
एक्सरे रीडिंग। अब वैसे तो हमें एक छिपी नज़र आती है एक्सरे में, ये चेस्ट है, एक्सरे चेस्ट। जब भी आप किसी को एडवाइस करें, आपको शक हो कि इसका दिल तो नहीं बढ़ा हुआ है, कार्डियोमेगाली तो नहीं है, कहीं स्टर्नम का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई पसली तो नहीं टूटी हुई, कोई निमोनिया तो नहीं है, कोई ब्रोंकाइटिस तो नहीं है। जब भी आपको शक हो तो आपने लिखना है एडवाइस एक्सरे चेस्ट AP व्यू। एडवाइस किया जाता है एक्सरे चेस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू, एंटीरियर सामने और पोस्टीरियर, यानी बिल्कुल ऐसे। आप क्या देखना चाहते हैं, आप एक्सरे टेक्नीशियन को आप लिख देते हैं कि जी मुझे ये चीज़ चाहिए। अब इसमें देखने की क्या चीज़ें होती हैं, जो भी आप एक्सरे देखा होगा उसके ऊपर R या L एक साइड पे लिखा होगा। इसका मतलब ये होता है कि ये राइट साइड है और ये डेफिनेटली लेफ्ट होगी। इसके अंदर आपको रिब्स नज़र आती हैं, इसके अंदर आपको डायफ्राम नज़र आता है, इसके अंदर आपको ट्रैकिया नज़र आता है और हार्ट नज़र आता है। ऊपर जब आप देखेंगे ये क्लेविकल है, ये दो हड्डियाँ, और इसके पीछे अगर ये सामने ऐसे देखेंगे तो ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया नीचे आके ब्रोंकस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ऐसे, और फिर ये एरिया आप देखें, ये आपको देखें हर चीज़। सबसे पहली जो चीज़ देखने की होती है वो ये है, कास्टियोफ्रेनिक एंगल देखना पड़ता है। कास्टियो मीन रिब्स, फ्रेनिक मीन डायफ्राम। यहाँ हमारा डायफ्राम इस एरिया में लगा होता है, इसको कहते हैं कास्टियोफ्रेनिक, यानी डायफ्राम और एक ऐसा एंगल बनाता है। ये देखिए ये एंगल है, इस एंगल पे देखें। अगर अब ये हार्ट जो है ना, ये बिल्कुल नॉर्मल साइज में है। अगर ये जिनको कार्डियोमेगाली होती है, हार्ट बड़ा होता है, तो इस कदर बड़ा होता है कि ये कास्टियोफ्रेनिक एंगल के साथ या रिब्स के साथ जो है ना वो टच होता है। जब टच होता है तो ऐसा मरीज़ जो है ना वो करवट की तरफ लेट नहीं सकता, वो हमेशा ऐसे उस हार्ट को अपने एक ख़ास एंगल में रखता है, इस तरीके से। हाँ, क्योंकि अगर ऐसे हो गया वो इरिटेशन होगी, उसके साथ लगेगा, फिर खांसी आना शुरू हो जाती है। तो इसको इस एंगल में देखना बड़ा ज़रूरी है। ये दोनों तरफ हमें शार्प कास्टियोफ्रेनिक एंगल यहाँ भी देखें और यहाँ भी देखें। ये पहला यहाँ आप देखें कि इस तरीके से। दूसरा साइज़ ऑफ द हार्ट, ये आपको इसी तरीके से कि ये एक आप ख़ास उससे वो है। फिर हार्ट को अगर देखें यहाँ के ये जो प्रॉब्लम, ये वेना केवा है, अयोटा, आर्च ऑफ अयोटा यहाँ, ये सुपीरियर वेना केवा, यहाँ इन्फीरियर वेना केवा, और ये जो आपको ये लंग्स का पोर्शन आपको नज़र आता है। बाज़ आप देखेंगे कि बाद लोगों के वाइट पैचेस होते हैं जो टीबी के मरीज़ होते हैं। जब लंग्स के अंदर डिस्ट्रक्शन हो जाती है और उसके बाद हीलिंग होती है, तो हीलिंग के बाद कैल्शियम वहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। एक्सरे के अंदर दो टर्म्स होती हैं, एक रेडियो पेक होता है और रेडियोल्यूसेंट होता है। जो चीज़ें
जिनमें से एक्सरेज तेज़ी से निकल जाती हैं, वो ऐसे आपको वाइट नज़र आती हैं, रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती हैं, वहाँ भी नहीं बनती। और कोई सॉफ्ट आर्गन होगा तो उसमें से कुछ रेजेस निकल जाएंगी, कुछ नहीं निकलेंगी। इस एंगल से जो है ना, आजकल जो एक्सरे हैं वो क्या कहते हैं इसको, रेडियोनिक टाइप कंप्यूटराइज होते हैं, डिजिटल, सॉरी, हाँ, ये डिजिटल। तो डिजिटल के अंदर जो है ना वो बहुत खूबसूरत, जो जिसको लेना है, जिस एंगल से है ना, वो आप उसे कर सकते हैं। तो डिजिटलाइजेशन ने बहुत आसान कर दिया हमारे एक्सरे को। तो इसके अंदर ये है कि आपने ट्रैकिया देखना है, स्टर्नम का पोर्शन नज़र आएगा, बाजूकात बैक पे भी आपको नज़र आ, लंग्स की आपको देंगे, राइट लोब, लेफ़्ट लोब, ये दोनों नज़र आएंगे, इसके ये एंगल नज़र आएगा, हार्ट साइज नज़र आएगा। अच्छा, तो कोई पैथोलॉजी है ना, तो ये आपने जैसे ही लगाना है, सिर्फ ये चीज़ें देखनी है। लंग्स के अंदर कोई पैचेस तो नहीं है, अगर बाज़ औक़ात लंग्स के अंदर पैचेस होते हैं तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है। फिर आप अपने पेशेंट को सवाल कर सकते हैं, ये देखें भाई आप सिगरेट पीते रहे हैं, ये चिलम पीते रहे हैं, तो वो कहेंगे हाँ मैंने इतने अर्सा ये, क्योंकि उसके असरात जो है ना, या आपका पेशेंट बहुत ज़्यादा वो है, ये जो लोग बाहर ममालिक जाते हैं, ये जाने का कहते हैं जी हमने एक्सरे में दाग आ गए, तो वो असल में ट्यूबरकुलोसिस उन्होंने गुजारी होती है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो उसके अंदर जो कैल्सिफिकेशन हुई होती है वो उन्हें, तो वो शार्पली आ जाती है। लंग्स का डैमेज होना, या एक और स्लाइड में आपको बता दूंगा कि कल के किस तरीके से हमारा जो ये है सॉलिड होगा, कहीं पे मास बना होगा तो कैसे कैसे नज़र आएगा, वो मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। तो ये सारी इसकी विजिबिलिटी है। ये देखें, ये करीना वो उसको कहते हैं जहाँ पे ऊपर से आके ट्रैकिया दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, तो उसको करीना कहते हैं। एरोटिक नोब है, लेफ़्ट हिलियम पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है जी, लेफ़्ट वेंट्रिकल है, राइट आर्ट्रियम है, ये बिल्कुल हार्ट, बिल्कुल एक क्लेविकल देखें यहाँ आपको ऊपर नज़र आ रही है, स्पाइनस प्रोसेस, हाँ ये देखें ये एक फ़ीमेल का है, हाँ मेल और फीमेल का, यहाँ ये देखें एक ब्रेस्ट शैडो आपको नज़र आएगा। तो ये कास्ट्रोफेनिक एंगल है। ये देखें हिमी डायफ्राम, आधा डायफ्राम आपको इस तरफ नज़र आ रहा है और आधा जो है ना इसको इस तरफ राइट है। और ये कास्ट्रियोकार्डिक एंगल, ये देखें ना कास्ट्रियोकार्डिक एंगल, ये एंगल अगर ख़राब हो तो इसका मतलब होता है कि दिल बढ़ा हुआ है। कास्ट्रियोकार्डिक एंगल, ये देखें आपको फर्स्ट क्लास इसमें से नज़र आ रहा है किस तरह लंग्स की पैथोलॉजी जो है, लंग्स की सॉरी फिजियोलॉजी जो है ना। एक और स्लाइड होगी वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसी कैसी चीज़ें जो है ना वो नज़र आती हैं। ये एक्सरे ऐसे काम करता है कि एक्सरे की जो फिल्म होती है इसके ऊपर एक ऐसा केमिकल लगा होता है जो फ़ोटो सेंसिटिव होता है। और फ़ोटो सेंसिटिविटी एक चीज़ का है, सिल्वर नाइट्रेट एक केमिकल होता है वो डाल। सिल्वर नाइट्रेट की एक खुसियत है कि जैसे ही उसे रोशनी मिलती है वो फ़ौरन जो है ना उसके ऊपर से भी कोई सा ब्लैक होना शुरू हो जाता। तो फिर फ़ोटोग्राफी में भी ये इसी तरीके से उस चीज़ को ख़ास केमिकल प्रोसेस करके जब जो निकल फिर एक और केमिकल में डाले, जैसे हम कहते हैं फिक्सर, उसमें फिक्स कर देते हैं, वो जो तस्वीर जहाँ बननी होती है वो वहीं पे बन जाती है। तो इस तरीके से हम इसको इस एंगल से देखते हैं तो हमारे पास सामने आ जाता है। तो फिर हम देखते हैं कि भाई ज़हन में ये होना चाहिए कि ये यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ डायफ्रेनिक है या कास्ट्रोफ्रेनिक एंगल इसका कैसा है, कार्डिक साइज कैसा है, आर्च ऑफ आयोटा कैसी है, क्रीनिक कैसे है। एक साइड पे लंग्स के अंदर कोई पैचेस तो नहीं है, लंग्स के अंदर कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, कोई मैं दूसरी स्लाइड अभी मैं आपको मेरे पास मोबाइल में है कि कोई सॉलिड चीज़ जो है ना वो तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम वहाँ से, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँ सब ये आपको एक साइड पे लेके जाते हैं, एक हेल्प कर देते हैं।
जो पर्सनल हिस्ट्री होती है मरीज़ की, वो आपको सारी चीज़ें जो है वो बता देती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है लंग्स हार्ड हो जाते हैं, लंग्स हार्ड हो जाए, जब हार्ड हो जाते हैं तो लंग्स में वो काम करने की सलाहियत जो है ना वो नहीं होती। अब हम ज़रा अपने आखिरी पोर्शन की तरफ आते हैं, और वो है अल्ट्रासाउंड मशीन क्या है। लफ्ज़ है अल्ट्रा साउंड। ये एक ऐसी मशीन है जिसमें हम साउंड वेव्स की मदद से, साउंड वेव्स की मदद से इमेज बनाते हैं और उससे अंदाज़ा लगाते हैं, साउंड वेव्स की मदद से इमेज बनाते हैं, उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे अंदर क्या चीज़ चल रही है। अब ये होता क्या है, ये मशीन है आपके सामने। बुनियादी तौर पर एक इसमें कंप्यूटर वाला पोर्शन होता है, एक मॉनिटर होता है, और एक ट्रांसड्यूसर कहते हैं, ट्रांसड्यूसर कहते हैं या जिसे हम प्रोब कहते हैं। सबसे ज़्यादा कीमती जो चीज़ होती है इसके अंदर वो प्रोब होती है। प्रोब के अंदर ऐसे पिजल्स लगे होते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक वेव जो होती हैं वो पिजल्स में से तो गुजारते हैं, तो पिजल्स जो है ना वो अल्ट्रा हाई किस्म की साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है। ये जो हम और आप जो सुन रहे हैं ये 20 से 30 एक फ्रीक्वेंसी है, वहाँ तक है। उससे बहुत ज़्यादा हो जाता है जो हम सुनाई नहीं देते। आपने देखा होगा सुपरसोनिक जहाज़ गुज़र जाता है, आवाज़ बाद में आती है। इसी तरीके से इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज़ होती है, 30 लाख तक, 20 से 30 लाख तक वो फ्रीक्वेंसी होती है। वो हमें सुनाई नहीं देती, लेकिन कहाँ पैदा होती है? उस ट्रांसड्यूसर के अंदर। इलेक्ट्रिक जो होती हैं वो उसको ट्रांसमिट करती हैं साउंड वेव्स में, और साउंड वेव जाती हैं, पेनिट्रेट करती हैं जिस्म में, और वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होती हैं। जो पास हो जाती हैं वो तो पास हो जाती हैं एक्सरे की तरह, और कुछ जो है वो सॉलिड ऑर्गन्स के साथ लग के वापस आ जाती हैं। जब वो वापस आती हैं साउंड वेव्स, तो उन साउंड वेव्स को दोबारा जो है ना वो इमेज की सूरत में हम लेते हैं, और ये इसे कहते हैं लाइव टाइम, सब सामने देखना। हमने माइंड को देखा होता है कि यार इसको किस तरीके से, तो ये इसकी फ़िज़िक्स थी। इस तरीके सिंपल इसे आपको बताऊं कि इसकी जो मैंने कहा प्रोब या ट्रांसड्यूसर, इसकी 4 किस्म के प्रोब्स होती हैं। एक को कहते हैं ब्लॉक, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। बाज़ औक़ात टेस्टिस और ब्रेस्ट की जब हमें चाहिए होता है, तो उसके लिए जो ट्रांसड्यूसर इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं ब्लॉक ट्रांसड्यूसर, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी। और इसे कहते हैं स्मॉल पार्ट्स अल्ट्रासाउंड, क्योंकि छोटा ऑर्गन होता है, हमें इसकी बहुत ज़्यादा करीब से इसकी इमेज चाहिए होगी। कुछ सॉलिड है, कुछ गिल्टी है, कुछ ट्यूमर है, कुछ सिस्ट है, कुछ भी हो तो ये है ना। तो ये स्मॉल स्लॉट के लिए लीनियर भी इसे कहते हैं, इसे ब्लॉक और लीनियर दोनों कहते हैं। फिर दूसरा जो अमूमन ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, जो हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसे कहते हैं कन्वेक्स ट्रांसड्यूसर। वो ऐसे कन्वेक्स होता है। अमूमन जितने भी अल्ट्रासाउंड होते हैं वो इसी से कन्वेक्स ही होते हैं। यहाँ पे जो तरीके भी है मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको इसके साथ। तीसरा जो है वो
ट्रांसविजाइनल ट्रांसड्यूसर होता है। फीमेल के यूट्रस के अंदर, वाइजाना के अंदर कुछ पैथोलॉजी देखनी होती है, तो उसके लिए जो ट्रांसड्यूसर इस्तेमाल होता है उसको ट्रांसवाइजाइनल ट्रांसड्यूसर कहते हैं। इसी तरीके से मेल के लिए ट्रांसड्यूसर इस्तेमाल होता है, वो खुसूसन प्रोस्टेट में या कोई और जेनिटल मेल जेनिटल डिजीज़ डिसऑर्डर हो, तो उसके अंदर जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसे एनस के ज़रिए जो है ना उसको इंसर्ट किया जाता है, और वो चीज़ें जो है ना उसके ज़रिए। तो ये आप आज जो है ये इसका इंट्रोडक्शन है कि अल्ट्रासाउंड मशीन के, हाँ एक छोटा सा कंपोनेंट और इसके साथ लगा होता है जिसको कहते हैं कि प्रिंटर, वो उसकी शबीह बना देता है। हालांकि मेरे ख्याल में उस स्टोन वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ शेडो या कोई पैथोलॉजी हो या इसके, ये इसकी खूबियाँ सुने तो बहुत बेहतरीन तरीका है, बहुत सिंपल है, बेज़रर है, और मैं तो उस बंदे के लिए दुआएं निकालता हूँ जो जिसने ये मशीन ईजाद की है। याद रखें कितनी माएँ जो हैं वो मर जाती थी इससे, पहले पता ही नहीं होता था। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, याद रखें कि अल्ट्रासाउंड जो है ना ये आपको कोई बीमारी इस सेंस में डिटेक्ट नहीं करता है। आप देखेंगे नॉर्मल साइज़ क्या है, बढ़ गया है, अब लीवर अगर इनलार्ज हो गया है तो इसका मतलब ये है कि ये इन्फ्लेमेशन है, और अगर लीवर स्क्वीज़ हो गया है, सिरोसिस की तरफ चला गया है, या उसकी सरफेस जो है ना कोर्सेंट हो गई है, तो ये और पैथोलॉजी है। कहीं पानी पड़ गया है, एसाइटिस है, तो वो आपको बता देगा। इसका काम है इसका स्ट्रक्चर आपको बता देगा कि इसकी स्ट्रक्चर। तो लंग्स का वो नहीं होता, ये सिर्फ याद रखें कि अमूमन जो अब हम एब्डोमिनल करते हैं तो यहाँ से शुरू करते हैं, एब्डोमिनल एओर्टा से शुरू करते हैं, फिर लीवर को देखते हैं, फिर गॉल ब्लैडर को देखते हैं, फिर पैंक्रियास को देखते हैं, लीवर के साथ नीचे शैडो में जब देखते हैं राइट साइड पे तो किडनी पड़ा हुआ, किडनी को देखते हैं, फिर इस तरफ आएँ तो स्प्लीन को देखते हैं, लेफ़्ट किडनी को देखते हैं, ब्लैडर को देखते हैं। तो फीमेल के अंदर बहुत बड़ा रोल है इसका, ये ओवरीज बताएगी, यूट्रस बताएगा, सिस्ट होगी, फेब्राइड होगा, और ट्विन अगर होगा, अगर बच्चा है जेस्टेशनल प्रेगनेंसी के बाद जो है ना आप उसके फीमर लेंथ बताइए, फीमर लेंथ और बीपीडी बायलेटरल पैराइटल डायमीटर, यहाँ से बच्चे की उम्र और ये सारी चीज़ें वो मालूम होती हैं। इंशाल्लाह वक्त आएगा तो सारी चीज़ें जो है ना उसके साथ साथ जी। सर इसके फ़ायदे तो बहुत है, इसके नुकसान भी होंगे, तो बॉडी पे नुकसान क्या होते हैं इसके? देखिए इसके इतने नुकसान नहीं है एज़ कम्पेयर टू द एक्सरे, ठीक है, डेफिनेटली वो हैं, लेकिन इतना नहीं है, इतना यानी कोई इतने मार्कली कोई सामने नहीं आए कि जी ये बहुत ज़्यादा। मैं कहता हूँ इतना एक्सरे तो बहुत नुकसानदेह है ना। एक्सरे तो देखिए जो लोग एक्सरे में काम करते हैं ना, तो ये एक चीज़ स्टडी देखी गई है कि ये लोग एज़ोस्पर्मिक हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा हो तो ल्यूकीमिया कर देते हैं। सर हमारे पास एक बाबा के पास एक पेशेंट आया था, हो गया इसका आप कर देते हैं एक्सरे की